सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत लगातार आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आता हूं। दोस्तों, ये आज 23rd यानी कि 23वीं वीडियो है। 22 वीडियो इससे पूर्व प्रेषित की जा चुकी हैं यूट्यूब पर दोस्तों। और यूट्यूब पर अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं अभी तक, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पेज पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले साल की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ दिखेंगे दोस्तों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थी। उनसे लगभग मेरे 48 से 50 क्वेश्चन, यानी कि 48 से 50 क्वेश्चन के बीच में उन वीडियोज़ से आया हुआ था दोस्तों क्वेश्चन। वो 20 वीडियोज़ थी पिछले साल की। तो आप एक मतलब ये कह सकता हूँ मैं आप लोगों को कि आप एक विश्वास के साथ इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को कि आप लोग अपने घर में बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो पोर्शन है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे आप वहाँ पर। और 60 में से आपके लगभग 50 से 55 के नंबर के बीच में आप लोग फाइट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डायरेक्ट जीके बेस्ड होते हैं। ज़्यादा मतलब ये नहीं कह सकते हम कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं होते हैं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। राजभाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। तो आप सभी लोगों को पता है जैसे कि गोवा की जो राजभाषा है वो कोंकणी भाषा है दोस्तों। इस भाषा पर बहुत ज़्यादा डिबेट की जा चुकी है। तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो गोवा में बोली जाती है दोस्तों, और वहाँ की स्वीकृत राजभाषा भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की जो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा अभी लगभग 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से जो भाषाएं हैं, एक तो है आपकी तमिल, दूसरी है आपकी संस्कृत संस्कृत ठीक है, उसके बाद तेलुगु तेलुगु मलयालम मलयालम ठीक है, और यहाँ पर तेलुगु, और एक और भाषा है कन्नड़ कन्नड़ भाषा। ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तमिल भाषा है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी और असमिया। तो एकमात्र ऑप्शन मिल जाता है उड़िया। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि मलयालम हो गया, ये जो भाषा थी मलयालम और को 2013 में दिया गया है। उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया है दोस्तों। संस्कृत को 2005 में दिया गया है और तमिल को 2004 में दिया गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल भाषा को दिया गया था, उसके बाद संस्कृत को दिया गया था, और 2014 में उड़िया भाषा को दिया गया था। तो यहाँ पर उड़िया ऑप्शन में दिख रहा है, तो शास्त्रीय भाषा का है। तो हमारी टोटल शास्त्रीय भाषाएं ये हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो भारत की किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो दक्षिणी क्षेत्र है हमारा, वहाँ की भाषाएं द्रविड़ कुल की भाषाएं हैं, जिसमें आपका तमिल, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, मलयालम आदि भाषाएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो द्रविड़ कुल की भाषाएं हैं वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं सारे द्रविड़ कुल की भाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो दक्षिण क्षेत्र में की जो भाषा है वो द्रविड़ कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कोंकणी। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम ये बताया था दोस्तों मैंने आप लोगों को, इसके साथ कन्नड़ भी है। ठीक है, तो कोंकणी भाषा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी कोंकणी भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय खनन विद्यालय ISM यानी कि इंडियन
माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, यानी कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची में, कोलकाता में। तो याद रखना दोस्तों, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो 1926 ईस्वी में भारतीय खनन विश्वविद्यालय यानी कि खनन विद्यापीठ या फिर भारतीय खनन विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी धनबाद में दोस्तों, याद रखेंगे। तो धनबाद में है भारतीय खनन विद्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी की कुल संख्या कितनी है। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 7, 10, 12, 23। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वर्तमान में अभी टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी की जो कुल संख्या है वो लगभग 23 है। 23 वर्तमान में है आईआईटी। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस टेक्नोलॉजी की जो स्थापना की गई थी उसमें पहला जो विश्वविद्यालय था आईआईटी खड़गपुर दोस्तों। ठीक है, खड़गपुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पहला जो विश्वविद्यालय था आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो ये भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान होते हैं ये राष्ट्रहित के विद्यालय होते हैं। ठीक है, तो आईआईटी की टोटल संख्या अभी आपके पास कितनी है, 23 है। और पहला कॉलेज कौन सा था, खड़गपुर। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि पहला आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की, वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है एशिया का। ठीक है दोस्तों, और अगर आईआईटी की बात करें तो वो स्वतंत्रता के बाद शुरू हुए हैं और पहला है खड़गपुर आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इस चीज़ को। तो आईआईटी की संख्या अभी 23 है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये की गई थी आपकी शांति निकेतन में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, शांति निकेतन के समीप शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर कमीशन यानी कि सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सैडलर आयोग कब गठित हुआ था। एक्चुअली इसमें जो सैडलर आयोग था इसमें ये बात की गई थी कि जो विश्वविद्यालय यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसकी स्थिति कैसी है भारत में। तो उसके लिए एक आयोग, बेसिकली कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है ये। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे कि सैडलर आयोग कहा जाता है। तो सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1996 में। तो याद रखना दोस्तों, सैडलर आयोग आपका 1917 में स्थापित किया गया था और इसने काम किया था 1919 तक। तो 1917 का है सैडलर आयोग दोस्तों। ठीक है, और इसने उच्च शिक्षा और यहाँ पर उच्च शिक्षा में को जो माध्यमिक शिक्षा है उससे अलग करने की बात कही थी कि उच्च शिक्षा को अलग रखा जाए और माध्यमिक शिक्षा को अलग रखा जाए। ठीक है, तो सैडलर कमीशन 1917 का है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आता है कि कोठारी कमीशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 1961 से 63, 1964, 66, 1967, 69 या 1970, 72। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कोठारी कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो 1964 से 66 के बीच में की गई थी। तो कोठारी कमीशन 1964 से 66, इसी कमीशन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कोठारी कमीशन 1964 से 66 था और स्कूली पैटर्न कैसा होना चाहिए उस पर विचार करने के लिए कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जो बुनियादी शिक्षा से लेकर आपका माध्यमिक शिक्षा तक का की चीज़ें थी। तो कोठारी कमीशन की स्थापना आपकी 1964 से 66 के बीच में की गई है दोस्तों। ठीक है,
यानी कि 1964 में बना है आयोग, और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले जो थे दोस्तों, वो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। इसका भी आप लोगों को सबको पता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि निस्यंदन सिद्धांत इन्होंने दिया था, कि जिसके अनुसार ये था कि अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई थी और कहा गया था कि आप उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिएगा और नीचे ऑटोमेटिक ही फिल्टर होकर के शिक्षा चली जाएगी निम्न तबके तक। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र, ये क्वेश्चन में कई बार आप लोगों ने बीएड किया होगा, उस समय पढ़ा होगा आपने। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? यहाँ पर है दत्त समिति, राज समिति, राजमन्नार समिति, या कोठारी समिति। तो याद रखेंगे दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की थी वो कोठारी समिति ने की थी। ठीक है, और इसमें 3 भाषाओं की बात की गई थी। एक तो आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो होगी मातृभाषा, दूसरी भाषा होगी आपकी जो राजभाषा है, यानी कि जो केंद्र की राजभाषा या फिर जो आपके राज्य की राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा, और तीसरी होगी आपकी एक कोई ऐसी भाषा जो राजभाषा ना हो। ठीक है, यानी कि कोई अन्य भाषा। तो तीसरी अन्य भाषा यानी कि विदेशी भाषा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो विदेशी भाषा, तो इसे त्रिभाषी सूत्र के नाम से जाना जाता है, और इसकी सिफारिश की थी आपकी कोठारी समिति ने दोस्तों। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र आप समझ चुके हैं, कोठारी समिति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिए थे? 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिए थे? यहाँ पर बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो याद रखेंगे दोस्तों, 10+2+3 का जो पैटर्न चलता था, ठीक है, वो आपका वो पैटर्न दिया गया था सबसे पहले वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सैडलर आयोग भी कहते हैं दोस्तों। अभी बात हुई थी, तो सैडलर आयोग में यही बात हुई थी कि विद्यालय शिक्षा का पैटर्न अलग किया जाना चाहिए, और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अलग पैटर्न होना चाहिए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सर्वप्रथम ये बात कही थी 10+2+3, और इसका जो समर्थन किया था दोस्तों, वो कोठारी कमीशन ने समर्थन किया था 10+2+3 को। और जब भारत में शिक्षा नीति आई थी 1986 की, उस समय इस 10+2+3 के पैटर्न को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो अभी जैसे वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसका पैटर्न क्या है? तो वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है आपका 5+3+3+4। ये पैटर्न 5+3+3+4, यानी कि पहली 5 कक्षाएं, यानी कि जो बाल बाटिका है और पहली और दूसरी कक्षा इसमें होंगी, अगली 3 में होगी तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, उसके बाद अगली 3 में होगी 6, 7, 8, और अगली 4 में होगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं दोस्तों। तो ये पैटर्न 5+3+3+4 का है, NEP 2020 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पैटर्न है। और ये 10+2+3 का पैटर्न था 1986 का। और 1986 के पैटर्न का सर्वप्रथम जो सुझाव दिया गया था, वो दिया गया था सैडलर कमीशन, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में, जिसको कि माना किसने था, जिसकी सिफारिश की थी कोठारी कमीशन ने की थी बाद में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, जब 1964-66 में कोठारी कमीशन बना था दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आपने सुना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 1986-87 में, 1987-88 में, 88-89, 90-91। तो याद रखना 1987-88, 87-88 में आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, जब नई शिक्षा नीति 1986 की क्रियान्वित हुई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब होता है युद्ध स्तर पर कार्य करना, और ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है यानी कि स्कूल में बुनियादी चीज़ें हैं या नहीं हैं दोस्तों, जैसे चौक, डस्टर, ये कह सकते हैं हम कि जो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और बुनियादी शिक्षा पर ही ध्यान देने की बात की गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 87-88 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? ठीक है, तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, आज आप लोग देखते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड में, या भारत में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जो सबसे पहले स्थापना की गई थी, वो इंग्लैंड में की गई थी 1969 में। याद रखेंगे 1969 में सर्वप्रथम
इंग्लैंड में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पहला यूनिवर्सिटी बनी थी 1982 ईस्वी में बनी थी, भीमराव अंबेडकर आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाती है वो। तो 1982 में भारत की पहली मुक्त विश्वविद्यालय बना और उसी के तर्ज पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनी थी 1985 में। तो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की है, जो कि 1982 में तैयार हुई थी। और विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी 1969 में इंग्लैंड की। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यहाँ पर है पंतनगर, इज्जतनगर, लखनऊ या देहरादून। तो याद रखेंगे पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये है आपका बरेली के इज्जतनगर में दोस्तों। ठीक है, बरेली इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर बरेली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो एक बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है जावा में, सुमात्रा में, जापान में, नेपाल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, बोरोबुदुर जो बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार है, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी माना जाता है दोस्तों बोरोबुदुर का। और ये स्थित है आपका इंडोनेशिया के जावा प्रांत में। ठीक है, तो जावा में है ये बोरोबुदुर बौद्ध विहार या बौद्ध स्तूप दोस्तों। ठीक है, तो बोरोबुदुर कहाँ है? आपका जावा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है बोरोबुदुर मंदिर, आनंद मंदिर, सीतनवासल मंदिर और अंकोरवाट का मंदिर। तो ये आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर। ठीक है, जो कि भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, तो कंबोडिया आपको पता होना चाहिए थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर यहीं पर स्थित है। और कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का ये एक क्या है? उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों, याद रखेंगे। भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अंकोरवाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? ठीक है, मक्का किस देश में है? यहाँ पर है ईरान, इराक, मिस्र या सऊदी अरब। तो ये आप सभी लोगों को पता है, जो मुस्लिमों का पवित्र शहर है मक्का। आपने सुना होगा मक्का और मदीना की यात्रा पे जाते हैं, यद्यपि हिंदुओं को उसमें जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि हिंदू बहुदेववादी होते हैं, यानी कि बहुत सारे देवताओं को मानने वाले होते हैं। यद्यपि ईसाइयों को और यहूदियों को भी वहाँ पर जाने की वो नहीं है। फिर ये कहा जाता है कि इनके द्वारा कि वहाँ पर सिर्फ जाने के लिए आपको स्पेशल प्रकार की क्या करनी पड़ती है, अपने अंदर शुद्धि लानी पड़ती है। तो जो मुस्लिमों का पवित्र शहर है मक्का, ये किस देश में है? तो ये सऊदी अरब में है दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जन्मस्थली मानी जाती है हज़रत मोहम्मद साहब की। और मदीना जो है वो उनकी दफनगाह है, जहाँ उनको दफनाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एलिफेंटा पास यानी कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो एलिफेंटा दर्रा यहाँ पर ऑप्शन है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चीन में या भारत में। तो सीधा सीधा याद रखेंगे दोस्तों, श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा पास यानी कि एलिफेंटा दर्रा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? कोलंबो में, काठमांडू में, मुदर्रे में या बोरोबुदुर में। तो पशुपतिनाथ का जो शिव मंदिर है दोस्तों, ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। काफ़ी सारे उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यानी कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए दोस्तों। ठीक है, नेपाल में, काठमांडू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगार उदगमंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी किस राज्य में है? या पर्वतीय सैरगाह, ठीक है, ऊटी किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो कई लोग यहाँ घूमने गए भी होंगे। तो जो ऊटी शहर है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। ठीक है,
और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये एक्चुअली बुग्याल टाइप के होते हैं दोस्तों। जैसे उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल या फिर पराल करके कहा जाता है। जो घास के ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बंजर टाइप की जो भूमि होती है, बुग्याल जो होते हैं, घास के मैदान होते हैं जो, उनको कश्मीर में आपका गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कश्मीर में है गुलमर्ग और सोनमर्ग, और काफ़ी रमणीक स्थल हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे, कश्मीर में स्थित हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या कश्मीर में। तो याद रखना दोस्तों, मुग़ल बादशाहों में से जो जहांगीर था उसका मकबरा कहाँ था, भारत से बाहर यानी कि लाहौर में स्थित था दोस्तों। ठीक है, जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है, कपिल वस्तु का आपने नाम सुना ही होगा। भगवान बुद्ध यानी कि ये कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो कपिल वस्तु ही है। ठीक है, तो कपिल वस्तु कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या नेपाल में। तो याद रखेंगे दोस्तों, कपिल वस्तु आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, तो कपिल वस्तु आपका नेपाल का एक जिला है दोस्तों। ठीक है, तो कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुसम्मन बुर्ज स्थित है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में, दिल्ली में, मथुरा में या दिल्ली दोबारा आ गया यहाँ पर। तो मुसम्मन बुर्ज बेसिकली जो दोस्तों स्थित है वो आगरा में स्थित है, जो कि शाहजहाँ का जो शाहजहाँ ने जो बनाया था ताजमहल, उसी के अंदर आपका हौज खास सॉरी जो किला बनाया था, सॉरी ताजमहल नहीं, जो आगरे का जो किला है, ठीक है, वो शाहजहाँ ने बनाया था वहाँ पर आगरे का किला। उसमें ही हौज खास है जो, यानी कि उसी को मुजब्बन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, हौज खास को। ठीक है, हौज खास मुजम्मन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, तो राष्ट्रपति भवन कहाँ अवस्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर, रायसीना हिल पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर या मैकाल पहाड़ियों पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है राष्ट्रपति भवन, जो कि लगभग 18 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, 18 मीटर ऊंची पहाड़ी है और उस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है रायसीना की पहाड़ियों पर, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है, तो चपचार कूट त्योहार एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में या सिक्किम में। तो याद रखना दोस्तों, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है आपका मिजोरम में, और ये मनाया जाता है हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है, जब इनकी झूम तैयार हो जाती है, यानी कि झूम कृषि करते हैं दोस्तों। ये झूम कृषि एक स्थानांतरित प्रकार की कृषि है। ठीक है, तो चपचार कूट त्योहार मिजोरम में जब झूम की खेती तैयार हो जाती है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है मिजोरम में। तो चपचार कूट त्योहार याद रखिएगा मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाली हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है, तो हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का उत्सव है, यहाँ पर है सिक्किम, मेघालय, गोवा या नागालैंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, नागाओं को एकत्रित करने के लिए और नागाओं में एकता की भावना लाने के लिए, और नागाओं की जो परंपरा है, जो उनका इतिहास है, जो उनकी संस्कृति है, उससे दुनिया को रूबरू कराने के लिए हॉर्नबिल उत्सव 2000 से मनाया जा रहा है दोस्तों, हर वर्ष नागालैंड में, याद रखेंगे। ठीक है, तो हॉर्नबिल उत्सव भारतीय किस राज्य का मुख्य उत्सव है, तो आप कहेंगे नागालैंड का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की परंपरा किसने पुनः दोबारा शुरू की, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है रामदास, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानड़े या शिवाजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने गणपति उत्सव को मनाने की बात करी, या फिर ये कह सकते हैं कायाकल्प कर दिया। ऐसी भीड़ हो गई कि हिंदू संगठन के प्रति लोगों का
ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का कायाकल्प किया था महाराष्ट्र में, ठीक है, और इसका स्वरूप आज राजनीतिक भी हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को जरूर आती होगी कि बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। यहाँ पर ऑप्शन है लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। तो आपको पता है दोस्तों देवीधुरा में बग्वाल मेला लगता है, ठीक है। और रक्षाबंधन के दिन ये मेला लगता है बग्वाल मेला, और इसमें पहले पत्थरों की मार होती थी दो खामों के बीच में आपस में, ठीक है। और ये कहा जाता था कि जब तक एक व्यक्ति के खून के बराबर रक्तपात न हो जाए तब तक पत्थरबाजी होती रहती थी। यद्यपि अब इसको सांकेतिक पुष्प वर्षा में बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते ही हैं। तो बग्वाल मेला देवीधुरा में मनाया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यहाँ से इस वीडियो में विशेष रूप से मैंने कला और संस्कृति को लाने की कोशिश करी थी। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनने की उम्मीद है दोस्तों मुझे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सी गंभीरता के साथ इन सभी वीडियोज़ को लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय